स्वागत है एक बार फिर से सभी बच्चों का इस चैनल में। और एक दिन ब्रेक के बाद मैंने क्लास अटेंड की है। एक्चुअली पता ही है सभी को कि बोर्ड की प्रॉब्लम हो गई थी तो अब मैंने इसको थोड़ा सा फिर से इम्प्रूव कराया है, फिर से इसको रिपेयर करा करके और दोबारा इसका जो ये है ना माइका, इसको चेंज कराया। तो उसी की वजह से कल मैं क्लास नहीं ले सका, चूँकि बोर्ड को मैं डाल के आया था। तो आज मैं लेके आया हूँ इसको और फिर देखते हैं कैसा बिहेव करता है। अगर बढ़िया करता है तो बस बढ़िया बात है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आगे देखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को फेस करना तो मनुष्य का अपना नेचुरल थोड़ा क्वालिटी होती है ना, तो वो करते रहना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। और मैंने वही जो प्रीवियस टॉपिक था आर्टिकल का, उसको मैं यहाँ प्रोसीड करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि सीरियल से चलें तो अच्छा है, लेकिन बीच बीच में हर तरह की चीज़ आती रहेगी, लेकिन टॉपिक अपना वही चलेगा। क्योंकि देखिए ज़रूरी भी होता है कुछ जो अनअकैडमिक स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई वो कैब से रिलेटेड क्लास लेनी ही पड़ती है, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और यहाँ पर और ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि ये जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे कोई भी हो, एकेडमिक या अन अकेडमिक हो, सबके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और ये बहुत अच्छे से देखना और सुनना चाहिए। खैर फिलहाल एक बात मुझे और याद आ गई, मैं हर बार भूल जाता हूँ कि टेलीग्राम चैनल है मेरा। उस चैनल में क्या है कि क्विज होती है, मैं क्विज डालता हूँ और उसमें से वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स और वो कैप्स ये सब आपको मिलता है, और वो परमानेंट मिलता है, पर डे मिलता है, उसमें पर डे डाली जाती है। और क्विज भी होती है कोई 10-15 क्वेश्चंस की, एंटोनियम, सिनोनिम्स, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्ब है और इसका ये मतलब है और इसका यूज ये। तो ऐसे करके आप इसमें सब्सक्रिप्शन में मैं लिंक हमेशा डाल देता हूँ, तो चूँकि बताने को याद नहीं रहती, तो उस लिंक के ज़रिए आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहाँ आपको हर तरह की क्विज आपको मिलेगी, और उसको सॉल्व करके आप अपनी जो वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और साथ ही उससे अभ्यास भी करते सकते हैं बढ़िया। तो यहाँ से रूल्स पढ़ेंगे और वहाँ पर आप क्विज करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको जो है मुझे याद आया, मैंने कहा बता करके भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को थोड़ा अवेयर करें, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें और उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर क्विज सॉल्व करने को आपको मिलेगी और इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर यूज़ ऑफ द है, और ये आज क्लास में ले रहा हूँ, और ये इतने टॉपिक हैं, इतने पॉइंट्स हैं, जहाँ पर एक आपने पढ़ा था कि जहाँ पर हमें द यूज करना होता है कि राम इज़ नॉट हार्ड पीशियस। एक ट्रिक ये पढ़ी थी, और दूसरी ट्रिक पढ़ी थी आपने कि द यहाँ नहीं यूज करना पड़ता है, और वो थी कि यूपी के डीएम और एसडीएम ने फेस्टिव सीजन में एलजी टीवी खरीदा। तो उसको मैंने डिस्क्राइब किया था, और वो वीडियो पढ़े हैं, जिन बच्चों ने ना देखे हों तो वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल यूज फिर आ रहा है, द को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और पॉइंट है बिफोर यूनिक थिंग्स, बिफोर पोस्ट रैंक, बिफोर बेस या गल्फ यानी खाड़ी, और बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, बिफोर इंस्ट्रूमेंट्स, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री यानी जब पैरेलल इंक्रीज या फिर पैरेलल डिक्रीज का सेंस होता है। तो यहाँ पर समझते हैं बिफोर यूनिक थिंग्स। बिफोर यूनिक थिंग्स का मतलब जैसे हम द सन, ठीक है, इसके बाद द मून, इसके बाद द स्टार्स और द अर्थ और द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, इसके बाद जैसे द इक्वेटर, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा जैसे होती है, और जैसे द पोल स्टार। ऐसे जब ये शब्द आते हैं तो इनके साथ द का प्रयोग किया जाता है।
ये बात ध्यान रखिएगा। और जैसे द डायरेक्शन, कोई भी हो, द डायरेक्शन मतलब द ईस्ट है, द वेस्ट है, ये तो यहाँ पर यूनिक थिंग्स का मतलब हो गई जो मतलब कुछ विशेष चीज़ें हैं, या इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे वो अपने आप में एक चीज़ हो, अपने आप में कोई एक ही चीज़ है दुनिया में, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ है, द वर्ल्ड है, द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है, द इक्वेटर है, द पोल स्टार है, द ईस्ट है, द वेस्ट है, द स्काई है, ऐसे करके हम इनमें द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पहला पॉइंट था कि यूनिक थिंग्स के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिफोर पोस्ट एंड रैंक, जब पोस्ट या रैंक की बात आती है, जैसे हमने लिखा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, जैसे लिख दिया द प्राइम मिनिस्टर, जैसे लिख दिया द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब इसको जैसे द डीएम या कोई भी हो, द एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, या द डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, मतलब कोई भी हो, वहाँ पर आपको इसके आगे द का प्रयोग करना है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि पोस्ट एंड रैंक की बात मैं एक बार बता चुका हूँ। ये ध्यान रखना है कि ये सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब जब हम कोई लेटर वगैरह जब ऐसा करके लिखते हैं तब वहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन जैसे हम ये कहते हैं कि ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, तो आपको ध्यान रखना है इस जगह कोई आर्टिकल नहीं आता है। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पर इस तरह से आपको कोई आर्टिकल नहीं देना है। तो ये और ये इन दोनों में अंतर है, इस बात को जरा आपको ध्यान रखना है। ये सैल्यूटेशन है, जब लेटर या एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तब यहाँ पर द का प्रयोग जरूर किया जाता है, बहुत कॉमन है। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो थोड़ा स्पेशल हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। तो इस जगह जहाँ पर मैंने एरो बना रखा है, यहाँ पर ना तो कोई द आएगा ना ए आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पर आपको द का प्रयोग करना। इसके बाद है अगला पॉइंट देखेंगे, बिफोर बेज और गल्फ। बेज और गल्फ का मतलब है कोई खाड़ी वगैरह है, तो फिर उसके सामने आपको द का प्रयोग करना है। जैसे आप लिखते हो द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, जैसे द बे ऑफ मैक्सिको, जैसे द चाइना गल्फ। अब देखो ये ऐसी चीजें हैं कि हमेशा नहीं आती, लेकिन रूल तो रूल होता है। जब रूल्स हम पढ़ते हैं तो चाहे वो एक लाइन का रूल हो या सिर्फ एक ही सेंटेंस का रूल हो, वो जरूर आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, जरूर आपको मिलेगा। क्योंकि रूल जब होते हैं ना तो सब के होते हैं, यह नहीं है कि ये कम यूज में आता है या कभी कभार आता है तो इसको छोड़ दिया जाए। जब भी आपका इस तरह से आता है तो इनके सामने द का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर भी लिखते हैं, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल, सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले द। सारे बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है।
तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, द टॉलेस्ट है, द फैटेस्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट ब्यूटीफुल है, ऐसे करके हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद लिखा हुआ नीचे कंपैरेटिव डिग्री। अब ये आपको जब भी आपने डिग्रीज पढ़ी तो हमेशा ये बताया जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगाते, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं। ये पढ़ा। तो ये तो आपका नॉर्मल यूज था, ये आपका स्पेशल यूज है। जब कभी ऑफ कंस्ट्रक्शन आता है, जरा ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर आपको ध्यान रखना है। यानी जब सेंटेंस में ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है और दो नाउन, दो वस्तुओं को जब हम कंपेयर करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कर देते हैं ही इज द बेटर ऑफ द टू। अब इसका मतलब होता है कि वह जो है दो में से अधिक अच्छा है। मतलब यहां पर सिर्फ दो वस्तुएं या दो नाउन से ही होना चाहिए, दो व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप इसके में बेटर लाओगे। क्योंकि जब हम दो से अधिक का जब प्रयोग करते हैं, जब दो से अधिक नाउन्स लेते हैं तो फिर बेस्ट आता है। अगर यहाँ पर बेटर, यहाँ पर टू की जगह अगर थ्री कर दिया जाए तो यहाँ तुरंत आ जाएगा बेस्ट, ही इज द बेस्ट ऑफ द थ्री। लेकिन जब टू होगा तो बेटर आएगा। और ऐसी सिचुएशन में, और ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जब ऑफ कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस होता है, ये ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ऑफ की बनावट का जब सेंटेंस होता है, तब हम वहां पर जैसे हम कहें मोहिनी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब दो लड़कियों में से, बेटर ऑफ द टू या दीज टू, मतलब यहां पर इस जगह पर दीज भी कर सकते हो, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। मतलब टू होना चाहिए। अब देखना, सेंटेंस समझना जरा। अगर हम ये कहते हैं कि मोहिनी इज द बेटर ऑफ द गर्ल्स, अगर हम ऐसे कहते हैं कि मोहिनी इज द बेटर ऑफ द गर्ल्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग, मतलब कोई फायदा नहीं है, ये गलत है। और अगर हम यहाँ द टू करते हैं और यहाँ पर बेस्ट करते हैं, तब भी पूरी तरह से गलत है। तो इस वाक्य की विशेषता को समझ लेना। ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिखा ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको टू नाउन्स का होना भी आवश्यक है। अगर टू नहीं है तो फिर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको ये नहीं पता चल रहा कि नाउन्स कितने हैं, क्योंकि नाउन्स यहाँ पर पता नहीं है। ज़्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो फिर हमारा बेटर का यूज गलत है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। अगर द टू गर्ल्स लिखा और बेस्ट लिखा है तो भी गलत है, और अगर बेटर लिखा है, गर्ल्स लिखा है, टू नहीं लिखा है तो भी गलत है। इसलिए जब आपका बेटर लिखा हो, ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, द टू लिखा हो, तब बेटर के आगे आपको द लिखना है। जैसे हम लिख दें सुरेश इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, इन दो लड़कों में मोहन अत्यधिक बुद्धिमान है या अधिक बुद्धिमान है। तो लड़के दो ही हैं, उनमें से एक मोहन है और एक दूसरा है, लड़के दो ही हैं। और इस तरह का कंपैरिजन दो के बीच ही होता है। तो यहाँ पर जब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है ऑफ कंस्ट्रक्शन की, बाकी हम कंपैरिजन तो और भी कर सकते हैं। जैसे हम ये कह दें कि मुकेश इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसमें क्लास में कोई भी लड़का या किसी दूसरे लड़के की अपेक्षा मोहन या मुकेश अधिक अच्छा है। तो कंपैरिजन इस तरह का भी होता है, मतलब कक्षा में किसी अन्य लड़के की तुलना में मोहन अधिक अच्छा है या मुकेश अधिक अच्छा है,
तो इसका कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, इसका कंस्ट्रक्शन अलग है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप गौर से देखो, ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, और ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, अर्थात ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह से। जब इस तरह की बात आती है तब हम इसकी बात करते हैं, और तब आपका कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगता है। और यहाँ पर जैसे ऑफ द टू बॉयज लिखा हुआ है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसके पहले आपका द लगा हुआ है। एंड दिस इज करेक्ट यूज, दिस इज करेक्ट यूज, दिस इज रॉन्ग यूज। रॉन्ग यूज कब? जब बेस्ट लगाओगे, और अगर बेस्ट नहीं है, यहाँ पे नहीं लगा रहे हो, तो फिर ये सेंटेंस आपका अब सही है, मतलब मोहिनी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये सब ध्यान रखने से ही रहेगा, और अगर आप इसे भूल गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये है कि हो सकता है इस तरह से समझा ना हो, तो अब मैं समझा दे रहा हूँ। इसके बाद है बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स का मतलब होता है, जैसे हम कह दें कि कश्मीर इज द, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जैसे कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक, या हम लिखते हैं ही इज द विक्रमादित्य ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन, और इनके आगे ये क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे। जब कभी हम प्रॉपर नाउन को, नियम क्या है, जब कभी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो फिर उसके पहले द लगता है। अब देखिए, कश्मीर हमारा स्विट्जरलैंड की तरह है, सुंदर और सजीला, मनमोहक, हमेशा प्लीजेंट फील करने वाला, कि मतलब वो एक पर्यटन स्थल की तरह है। कश्मीर मतलब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर वगैरह ये जितने भी हैं, तो अब चूंकि मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन लोग बताते हैं, अब जीवन में मौका मिला तो कभी जाऊंगा। लेकिन ये है कि खैर यहाँ बात हो रही है कश्मीर की, तो जो वहाँ पर वैलीज हैं और फ्लावर वैलीज हैं, जितने गार्डन है, जिस तरह से है, बड़ा कहते सुंदर है, तो ऐसा ही स्विट्जरलैंड है। लेकिन जब हम स्विट्जरलैंड को कश्मीर मतलब कहने लगते हैं कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, मतलब स्विट्जरलैंड को कश्मीर कहने लगते हैं, तो अब यहाँ पर जो भी स्विट्जरलैंड की तरह खूबसूरती रखेगा कोई भी स्थान, उसको हम स्विट्जरलैंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमनली यूज किया इसको, यानी स्विट्जरलैंड कोई भी सुंदर स्थान हो सकता है। मैनचेस्टर कोई भी मुंबई की तरह है, मुंबई जैसे जिस प्रकार से मैनचेस्टर है, उसी तरह मुंबई एक फिल्म इंडस्ट्री और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर मुंबई को हमने यहाँ पे लिया, तो ये कॉमन बन गया। कालिदास जैसे इंग्लैंड के शेक्सपियर थे, उसी तरह भारत के कालिदास हुए, तो कालिदास को, शेक्सपियर को कॉमनली यूज किया गया। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की तरह कोई भी न्याय प्रिय व्यक्ति हो और बड़ा ही जो पसंद करता हो, पीस लविंग हो, इस तरह से विक्रमादित्य वाली क्वालिटी जो भी व्यक्ति रखता है, तो वो जो है आपको, उसको आप विक्रमादित्य कह सकते हो। तो हमने यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का तो नाम नहीं लिया, क्योंकि पता नहीं है कौन सा विक्रमादित्य है कौन नहीं है, आज के ज़माने में कहना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए सिर्फ प्रोनाउन लिया है मैंने कि मतलब ऐसे ही सपोज यहाँ पर कोई विक्रमादित्य हो सकता है, तो यहाँ पर विक्रमादित्य की तरह क्वालिटी रखने वाला विक्रमादित्य हो सकता है। तो ये आपका प्रॉपर नाउन है और इसके पहले आपका द यूज किया गया है। अब काम की बात कर लेते हैं। इसके पहले आपने इसी तरह से आपने एक
आर्टिकल ए में पढ़ा था, ही इज शैलॉक, तो ही इज अ शैलॉक। तो वहां पर जैसे होता है कि जैसे हम ये कहते हैं कि ही इज द विक्रमादित्य, अगर हमारा आगे जो प्लेसमेंट हट जाता है तो फिर यहाँ पर ए आता है। मैंने बताया बेटा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर का फर्क है, बाकी नियम दोनों का एक ही है, लेकिन हो ये जाता है कि ए कब लगाना है और द कब लगाना है। मतलब ही इज द विक्रमादित्य ऑफ इंडिया, जब हम पूरा वाक्य बोलते हैं तो द लगाना चाहिए, लेकिन हम शॉर्ट में बोलते हैं यू आर अ विक्रमादित्य, ही इज अ विक्रमादित्य, ठीक है। कालिदास अ शेक्सपियर या कोई भी शेक्सपियर, लेकिन कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया या कालिदास is called the Shakespeare of India, he is called the Vikramaditya of India, Mumbai is called the Manchester of India, Kashmir is called the Switzerland of India, या फिर Kashmir is the Switzerland of India। यानी सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव आता है तो द का प्रयोग होता है, वरना अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन में सेंटेंस बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, तो फिर ए का प्रयोग कर देना वहां पर ठीक होता है। यही फर्क है, बाकी ए और उस द का नियम जो है यहाँ पर जो पढ़ रहे हो वो कॉमन चीज है। इसके बाद है ऑर्डिनल नंबर्स। सबसे पहले तो आपको देखें कि वैसे तो ये जा करके जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तब वहां पर मैं एक बार फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन नंबर्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कार्डिनल नंबर्स और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, कार्डिनल नंबर जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 और ऐसे ही पढ़ते हैं इनको, मतलब जब हम 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते हैं तो ये कार्डिनल नंबर है, मतलब एज ए काउंटिंग, जब गिनती की तरह पढ़ते हैं, मतलब इंडिविजुअली पढ़ते हैं 1 2 3 ऐसे, तो ये कार्डिनल नंबर होते हैं। और ऑर्डिनल नंबर होते हैं जब इसी को हम पढ़ते हैं फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट पढ़ते हैं, या फिर हम सेकंड पढ़ते हैं, या फिर हम थर्ड पढ़ते हैं, या फिर हम फोर्थ पढ़ते हैं, या फिर हम फिफ्थ पढ़ते हैं, या फिर हम सिक्स्थ पढ़ते हैं, या फिर हम सेवेंथ पढ़ते हैं, या फिर हम ऐसे पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड या फोर्थ, या फिर फिफ्थ, या फिर सिक्स्थ और या फिर सेवेंथ, तब जाकर ये ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर तभी देखिए आपने कभी पढ़ा होगा नंबर ऑर्डर। नंबर ऑर्डर मतलब नंबर ऑर्डर का मतलब होता है क्रम संख्या, और जब हम क्रम संख्या डालते हैं तो हम नंबर 1 ऐसे लिखते हैं, नंबर 2 ऐसे लिखते हैं, नंबर 3 ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओ छोटा बनाया जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है नंबर ऑर्डर। नंबर ऑर्डर से बन जाता है क्रम संख्या, क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, क्रम संख्या 3, ये चलता है। तो ऑर्डर से ही बना है ये ऑर्डिनल, अर्थात ये ऑर्डर बताता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके चलता है। और जब ये नंबर आते हैं, इनकी बात नहीं करते, जब ये नंबर आते हैं, जब ये नंबर आते हैं तो इनके पहले हम द लगाते हैं। जैसे इनके पहले हमको द लगाना होता है, जैसे होता है द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर लिखे, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तब हमको यहां द अप्लाई करना पड़ता है। द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, जब फर्स्ट का अपोजिट लास्ट होता है तो द लास्ट लिखा होगा तो, और यह लिखा हो द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, यह लिखा हो द लास्ट 2 चैप्टर्स। द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग ये कह सकते हैं, या आर वेरी बोरिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और इसमें एक नियम और है, मतलब ये कार्डिनल नंबर है, गौर से देखिए बहुत अच्छी तरह से, ये कार्डिनल नंबर है, ये ऑर्डिनल नंबर है, और जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, मतलब कार्डिनल और ऑर्डिनल, जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में, तो आपका ऑर्डिनल पहले रहेगा, ये पहले यूज में आएगा और ये बाद में यूज में आएगा।
ये पहले और ये बाद में। और वही देखिए है द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, द 2 फर्स्ट चैप्टर, गलत, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, अर्थात ये। तो जब आपका ये आएगा तो द लगेगा, तो द तो यहां भी लगा है, लेकिन अगर ये भी साथ में आता है तो ये बाद में आएगा और ये पहले है। और ये अक्सर पूछा जाता है और ये अक्सर आता है सिंटैक्स में, हर तरह के एग्जाम में आता है, क्योंकि जब सिंटैक्स है इस चीज का तो आएगा ही आएगा। कॉमन एरर्स में आता है, स्पॉटिंग एरर्स जो आप पढ़ते हो उसमें आता है, कहीं पर भी आ सकता है, किसी सेंटेंस में आ सकता है। तो इस चीज से ये आपको ध्यान रखना है कि जब ऑर्डिनल नंबर आता है तो उसके पहले आपका द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका अगला बिफोर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो वहां पर भी हमको द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम द का प्रयोग द पियानो, जैसे हम करते हैं द गिटार, जैसे हम करते हैं द ड्रम, जैसे द करते हैं द फ्लूट, मतलब इनके सामने द हारमोनियम, द तबला, मतलब ये जब इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो इनके पहले द का प्रयोग करना होता है, करना चाहिए। जैसे ही इज लर्निंग द पियानो, ही इज नाउ लर्निंग द पियानो, मतलब वो अब पियानो सीख रहा है, तो यहां पर ये चीज कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी आप कर सकते हो ही हैज बॉट, ऐसे भी कर सकते हो ही हैज बॉट अ पियानो। अब देखो यहां पर क्या है, वो पियानो जानता है और उसको बजाना सीख रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर ये है कि ये काउंटेबल नाउन में आ गया और इसको किया क्या, उसने एक पियानो खरीदा है। अब यहां पर डेफिनेट नहीं करेंगे क्योंकि जब खरीद के लाया तो सिर्फ खरीदा है, अभी उसके बारे में जानता नहीं। यह जानता भी है लेकिन ये है कि यहाँ पर एक वन का भी सेंस होता है, उसने एक पियानो खरीदा, तो यहाँ पर ही हैज बॉट द पियानो, जब द पियानो कर देगा तो खरीदते समय डेफिनेट नहीं होता, वो खरीदते समय तो उसके लिए इंडेफिनिट है ना, बस एक खरीद के लाया है, इसलिए यहाँ पर द पियानो गलत है, ही हैज बॉट अ पियानो यहाँ पर। और बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हो, जैसे यू हैव बॉट अ पेन, यू हैव बॉट अ पेन, तुमने एक पेन खरीदा है। यू हैव बॉट अ बुक, तुमने एक पुस्तक खरीदी है। लेकिन यू आर रीडिंग द फिजिक्स बुक या केमिस्ट्री बुक, अर्थात कोई भी बुक अगर आ गई है तो वहां पर जैसे हम ये होता है कि ये जैसे यू आर रीडिंग द बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो और इससे ये पता चल रहा है द लगाने से कि आप उस पुस्तक को भली बात जानते हो और उसको स्टडी कर रहे हो। तो ये चीज आपको गौर करनी है। इसमें एक तो इंडेफिनिट का सेंस होता है, दूसरा यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन का सेंस होता है जो एक का अर्थ रखता है। तुमने एक पेन खरीदा, मैंने एक पुस्तक खरीदी, ये इस तरह से। यू हैव बॉट ए शर्ट, तुमने एक कमीज खरीदी। तो यहाँ पर आपको ए का आर्टिकल प्रयोग करना है, ऐसे में आपको द का प्रयोग नहीं करना। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से सेंटेंस में आपको यहाँ जैसे ही इज प्लेइंग द गिटार, ही इज प्लेइंग द गिटार, शी इज प्लेइंग द गिटार, वो गिटार बजा रही है, तो गिटार बजा रही है तो मतलब उस गिटार से पूरी तरह से आइडेंटिफाइड है वो। और शी हैज बॉट ए गिटार, तो ये इंडेफिनिट हो गया और काउंटेबल भी हो गया। तो वहां पर जैसे उसने एक गिटार खरीदा है तो आपको यही कहना है उसने गिटार खरीदा है, वो पहले से डेफिनेट नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा अंतर है, अपना ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये चीज हमको नहीं करनी है, क्योंकि जो थोड़ा वैसी चीज होती है तो वहां पर गौर करना होता है अगर स्पेशल कोई चीज आ रही। इसके बाद बिफोर कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल और डिक्रीज या पैरेलल इंक्रीज, बिफोर comparative degree when it is used in the terms of parallel decrease or पैरेलल इंक्रीज, इनको ध्यान रखना है। आप देखिए ये मतलब कंपैरेटिव डिग्री का हम प्रयोग तब भी करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम द का प्रयोग तब भी करते हैं
कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग तब भी करते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री का सेंस पैरेलल डिक्रीज या पैरेलल इंक्रीज का सेंस देता है। या अर्थात पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज का सेंस क्या होता है? वो सेंस होता है कि पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज का सेंस होता है कि जब समानांतर वृद्धि और समानांतर कमी का भाव आता है तब हम उसका यूज करते हैं। ध्यान रखिए, जब समानांतर वृद्धि या समानांतर कमी का जब सेंस होता है सेंटेंस में, तब हम उसको कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मोर यू स्टडी, द मोर यू गेट नॉलेज। मतलब जितना अधिक तुम अध्ययन करोगे उतना ही अधिक तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे द हायर यू गो, द कूलर यू फील। इस तरह से तमाम सेंटेंस, द मोर यू लेबर, जितना अधिक तुम परिश्रम करोगे, द मोर यू अर्न मनी, उतने अधिक तुम धन कमाओगे। मतलब यही है आपका पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज। मतलब समानांतर वृद्धि, समानांतर वृद्धि, समानांतर कोई भी चीज हो, अगर कम हो रही है तो कम होती चली जाएगी, और अगर घट रही बढ़ रही है तो बढ़ेगी। जितना अधिक अध्ययन करोगे उतना अधिक नॉलेज मिलेगा, जितना अधिक ऊपर जाओगे उतना अधिक आपको ठंडा महसूस होगा। या हम कहते द वार्मर यू फील, भाई ऊपर मैं तो गया नहीं कि ठंडा लगता है कि गर्म लगता है। बस ये है कि आप सेंटेंस को समझिए कि जितना अधिक आप ऊपर जाओगे उतने अधिक आपको ठंडी महसूस होगी, या हो सकता है गर्मी महसूस हो। जितना अधिक आप ऊपर जाओगे द वार्मर यू फील, उतना अधिक आपको गर्म लगेगा। तो यहां पर देखिए द मोर यू लेबर, जितना अधिक तुम परिश्रम करते हो उतना अधिक तुमको धन प्राप्त होता। फिर जैसे द मोर यू डिस्कवर, द मोर थिंग्स यू नो, जितने अधिक तुम खोजते हो उतनी ही ज्यादा चीजें तुमको जानकारी में आती। जितना अधिक तुम पता करते हो उतनी ही ज्यादा चीजें तुम जान जाते हो। द मोर यू डिस्कवर द मोर थिंग्स यू नो। मतलब कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। द मोर आ जा सकता है, या मतलब कोई दूसरी डिग्री आ सकती है जहां पर उसके सामने, जैसे यहाँ पर डिग्री है द मोर, अब यहाँ डिग्री बनती है इसलिए मोर का कोई काम नहीं। यहाँ पर आपकी डिग्री है, यहाँ पर ये चीज बनेगी नहीं, ये वर्ब है तो यहाँ पर ये द मोर का यूज किया गया। यहाँ पर ये वर्ब है तो यहाँ पर इसका मोर यूज किया गया और उसके आगे द लगाया गया। यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर इसलिए डिग्री ली गई। यहाँ पर ये डिग्री है एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ पर बनता है तो मोर नहीं लिया गया। अब इस नियम को आप इस हिसाब से समझ सकते हो, या इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जब कभी दा को हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, जब कभी हम दा को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो उसके आगे द लगता है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये फिर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये इसको मॉडिफाई करता है। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे ये लगा है तो द का काम करेगा। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया, और ये एडजेक्टिव है और इसके आगे ये लग गया, ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये इसको मॉडिफाई करता है, ये इसको मॉडिफाई करता है, द इसको मॉडिफाई करता है, द ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो कभी कभी कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो मिल जाते हैं पुस्तक में थोड़ा डिफरेंट, कि जब कभी द को हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो उसके पहले द लगाते हैं। बट मेरा नियम ये है कि जब कभी पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज का सेंस होता है तो हम द का प्रयोग डिग्री के पहले, यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं।
बिफोर कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट इज यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ पैरेलल डिक्रीज और पैरेलल इंक्रीज। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला नियम था। अब यहाँ पर ये सारी बातें आपको याद रखनी है और अगले वीडियो में आपको इसके आगे मैं बढ़ा दूंगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जितनी बातें आपको पढ़ाई हैं कि सबसे पहले बिफोर यूनिक थिंग्स, और यूनिक थिंग्स में आपको एक बात याद रखना है, जैसे मान लो हेवन है, ठीक है, हेल है, पैराडाइज है, चूंकि ये बताया नहीं है तो अभी सुन लीजिए। पैराडाइज जैसे नेचर है, ठीक है, ये जब आएंगे तो इनके साथ में दा का प्रयोग नहीं होगा। ये यूनिक थिंग्स जो फर्स्ट टाइम आपको पहले यहाँ लिखा उनके साथ दा का प्रयोग होगा, लेकिन अगर ये आ जाते हैं तो इनके साथ आपको दा का प्रयोग नहीं होता। हाँ ये है कि जैसे मान लीजिए इसको स्पेशल किसी सेंस में ले लिया गया, जैसे हम ये कहते हैं द नेचर ऑफ मोहन इज नॉट प्रेजवर्दी। अगर ये हम करते हैं तो यहां पर आपको द लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां नेचर का मतलब प्रकृति का नहीं है, यहां पर नेचर का मतलब प्रकृति है। जब प्रकृति के अर्थ में नेचर होती है तो इसका कैपिटल लेटर बनता है और इसके आगे दा का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन नेचर का अर्थ स्वभाव भी होता है, उसका व्यवहार भी होता है, आचरण भी होता है। मतलब मोहन का स्वभाव प्रशंसा योग्य नहीं है। द नेचर ऑफ मोहन इज नॉट प्रेजवर्दी, द नेचर ऑफ मोहन इज डिफेक्टिव, मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक। द नेचर ऑफ मोहन इज वेरी गुड, द नेचर ऑफ मोहन इज प्रेजवर्दी, मतलब ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर नेचर को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है और उसके आगे द लगाना है। तो जब स्वभाव के अर्थ में होगा तो द लगाओगे, लेकिन प्रकृति के अर्थ में होगा, जैसे नेचर ऑलवेज चेंजेस, प्रकृति हमेशा बदलती है, प्रकृति परिवर्तनशील है। लॉज ऑफ नेचर ऑलवेज चेंज, प्रकृति के नियम हमेशा बदलते रहते हैं। तो ऐसे में फिर आपको नेचर के पहले दा नहीं लगाना और इनके साथ भी आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। तो आज की क्लास यहीं तक, और ध्यान रखिए कि मैं आपको लाइन टू लाइन ही लेकर चलूँगा। वैसे मेरे पास कमेंट तो ऐसे भी आते हैं कि सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सा मैं मजबूर रहता हूँ क्योंकि मुझे परमानेंट पढ़ाना है, रेगुलर पढ़ाना है, रेगुलर क्लास डालनी है। और मैं कभी इधर का कभी उधर का कभी उधर का पढ़ाऊँगा तो सिस्टमेटिक पढ़ाई चल नहीं पाएगी, इसलिए मुझे क्रम से पढ़ाना है। हाँ ये है कि मैं एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों बच्चों के लिए, दोनों तरह के बच्चों के लिए आपको मटेरियल में डालूँगा, वो आपको थोड़ा अल्टरनेट मिलता रहेगा। लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, वैसे तो मैं सोच रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंथेसिस है, वहाँ से लेकर चलूँ, लेकिन उसको मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर रखा है, उसको डिले कर दिया। तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच उठा लिया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो यूज़ ऑफ आर्टिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वहीं से उसको लिया है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर नाउन लेकर चलूँगा, और जो रेगुलर वीडियो देखेगा तो उसको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और बच्चों से ये कहना है कि सभी बच्चे लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बहुत कम करते हैं बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा देखते नहीं, लेकिन अगर देखते हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइम टू टाइम उनको इस क्लास का उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस यहाँ से लास्ट है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सारे बच्चों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद हैं और खुश रहिए, मस्त रहिए।